थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे इजराइल में फंसे बाराबंकी के लोगों के परिवारों के दर्द की। साथ ही देखिए हरियाणा में इजराइल के सहयोग से बने आधुनिक बीज केंद्र से किसानों को हो रहे फायदे पर फोकस करती रिपोर्ट। और वहीं केदारनाथ उपचुनाव की बात, जिसके लिए उत्तराखंड में सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। और चलते चलते बात महाराष्ट्र के पुणे में मिलिट्री इंटेलिजेंस शहीदों के सम्मान में बने देश के पहले पार्क की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। इजराइल में जंग से यूपी के बाराबंकी में खौफ बरकरार है। दरअसल ईरान की मिसाइलों की गूंज बाराबंकी के लोगों में दहशत भरी आशंकाएं पैदा कर रही हैं। इजराइल में गिर रही मिसाइलों के चलते वहां फंसे परिवारों का धैर्य जवाब दे रहा है। खबरें हैं कि सायरन बजते ही बंकरों में घुसकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल में जंग से बाराबंकी में खौफ, ईरान की मिसाइलों की गूंज का दहशत से कनेक्शन। इजराइल में गिर रही मिसाइलें, बाराबंकी के परिवारों का धैर्य दे रहा जवाब। सायरन बजते ही बंकरों में घुसकर बचा रहे हैं जान। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। बता दें कि 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं। इससे इजराइल के तेल अवीव शहर में लोग दहशत में आ गए हैं। लेकिन वहां से मीलों दूर बाराबंकी जिले में भी कुछ लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी इजराइल में हैं। रोजगार के लिए इजराइल गए लोगों के घर वाले परेशान हैं। उन सभी का दिल वहीं पर लगा है और बार बार वीडियो कॉल करके उनकी खैर खबर पता कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में देवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेह नगर में नई बस्ती के कई लोग इजराइल गए हैं। यहाँ के जितेंद्र, रंजीत और अखिलेश समेत तमाम लोग इजराइल में रोजी रोटी कमाने गए हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच टकराव अब तेज हो गया है। लगातार हो रहे हवाई हमले के चलते वहाँ इन कामगारों के साथ यहाँ उनके परिजनों को काफी डर लग रहा है। परिजनों का कहना है कि जब उनके घर से लोग इजराइल गए थे तो शुरुआत में स्थिति ठीक रही, लेकिन हालात अब कुछ बदल गए हैं। हाँ, डर तो लगता है ऐसा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वो लोग सुरक्षित जगह पे हैं? हाँ, अभी तो सुरक्षित हैं। तो रोज बात हो जाती है? डेली बात होती है। हाँ, चिंता तो आप लोगों को भी लगी रहती होगी? अरे सर, जिसका लड़का जाएगा बाहर तो चिंता तो लगी रहेगी, कोई भी आदमी हो। दिन में एक आध बार बात हो जाती है। हाँ, तो वहाँ के जो हालात हैं उनके बारे में वो क्या बताते हैं? वहाँ के हालात मैंने बताते हैं कि बम गिरता है, बाकी हम लोगों को खतरा कोई नहीं है। वो जो हायरन बजता है ना, तो 2-3 मिनट पहले बजता है तो लोग बैंकर में चले जाते हैं भाग के। अच्छा, वहाँ पे सुरक्षित जगह पे हाँ, पहुँच जाते हैं? हाँ। अच्छा। अभी 8-10 तारीख में गए हैं और बताते हैं कि वहाँ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। बमबारी तो हो ही रही है, लेकिन कहते हैं कि हम लोग को जब भी बमबारी की आशंका होती है वहाँ मोबाइल में अलार्म आता है, वो अलार्म सुन के वो लोग बंकर में चले जाते हैं। बाकी हम लोग से बात होती है तो बोलते हैं हम सेफ हैं, ऐसा हम लोग को बताते हैं। अब वहाँ की स्थिति जो है वही समझेंगे, बाकी तो न्यूज़ सब जान रहे हैं, लेकिन हम लोग से बात होती है सेफ हैं, यही कहते हैं। हमारा छोटा भाई है और वहाँ पे जब बम गिरने का संभावना रहता है तो सायरन बजता है। सायरन बजने के बाद वो लोग अपना रूम छोड़ के बंकर में जाते हैं। बंकर में मतलब सुरक्षित रहने के लिए। हमारे रहते हुए भी 200-300 मिसाइलें हिजबुल्लाह गैंग तरफ से आई थी, जिसमें 1-2 ही मिसाइल गिरी थी। सुनने में आया, मतलब देखा भी हम लोग, काफ़ी वीडियो लोग भी शेयर किए एक दूसरे को, लेकिन ऐसा मतलब कहीं सुनने में नहीं आया कि कोई हादसा होगा। इसके सबसे जो मिसाइलें आती हैं हाँ, ऊपर ही खत्म कर देता है। तो वहाँ सुरक्षा के लिए आप लोग जैसे सायरन वगैरह बजता है? हाँ, सायरन बजता है तो जितने मतलब 6 फ्लोर 10 फ्लोर जितनी बिल्डिंगें हैं सबके नीचे बंकर बने हुए हैं। आप किसी भी बंकर में चले जाइए, वहाँ खाने पीने की सुविधा, पानी उनी हर चीज़ सब वहाँ पहले से ऑलरेडी रखे हुए हैं सब। बंकर में छिपकर बचा रहे हैं जान। वहीं इजराइल में मौजूद अखिलेश, रंजीत और जितेंद्र समेत अन्य लोगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से बताया है कि काम करते करते अचानक से सायरन बजने लग जाता है
और मोबाइल फोन अलर्ट का मैसेज आ जाता है। अलर्ट मिलते ही वह अपने आसपास बने बंकर के अंदर जाकर अपनी जान बचाते हैं। उन लोगों ने बताया कि बम गिरने की आवाज भी आती है, जिससे उन्हें डर भी लगता है। वीडियो कॉल कर दे रहे हालात की जानकारी। इजराइल में फंसे लोगों के घर वालों का कहना है कि हमारे घर के बच्चे वहां के हालातों के बारे में हमें बताते रहते हैं। वहां पर काफी हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन जहां यह लोग काम कर रहे हैं वहां जगह महफूज है। वीडियो कॉल पर उनसे बात होती है। जैसे भी कोई खतरे का मैसेज आता है वह अलर्ट हो जाते हैं और नीचे बंकर में जाकर छिप जाते हैं। परिवार के लोग दिन में कई बार वीडियो कॉल कर हाल चाल ले रहे हैं। फिलहाल हमें उनकी चिंता लगी रहती है। बाराबंकी के 30 से ज्यादा लोगों को इजराइल में होने की वजह से यहाँ पर इनके घरवाले के मन के हालात आपने सुने। परिवार के लोगों के मुताबिक इजरायली अलर्ट सिस्टम लोगों को उनके रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे के बारे में सूचित करता है, ताकि वे पास के बंकरों में छिप सकें। वहीं हाल ही में इजराइल से स्वदेश लौटे प्रदीप सिंह ने बताया कि इजराइल अच्छी तरह से अपने दुश्मनों के हमलों को रोक रहा है। हमारे वहां रहते हुए 200-300 मिसाइल हिजबुल्लाह गैंग की तरफ से आया था, जिसमें 1-2 ही मिसाइल गिरी थी। काफी वीडियो भी शेयर किए गए एक दूसरे को, लेकिन ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि कोई हादसा हुआ है। इस समय हालात यहाँ पर सही है। अच्छा, 2 दिन पहले थोड़ा दिक्कत था, अभी समय सही हो गया है। वही थोड़ा 7 तारीख को दिक्कत है, थोड़ा हम संभावना है कि थोड़ा फिर से युद्ध हो सकता है। तो आप लोगों को चेतावनी जारी की गई होगी वहाँ अंदर रहने की? हाँ, हम लोग के बाजू में एक बंकर है, उसी में चले जाते हैं। सायरन बजने लगता है 1 मिनट पहले। हाँ, हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ पे सुरक्षित जगह पे हैं इस समय, क्योंकि हमारे बिल्डिंग के जस्ट नीचे बंकर बना हुआ है। जो कुछ भी खतरा महसूस होता है तो हम बंकर में जाके घुस जाते हैं। अच्छा, तो मतलब खाने पीने की या रहने की अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं? हाँ, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी। तो एम्बेसी वगैरह भी आपके कांटेक्ट में है? हाँ, हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि हमें जो हम एनएसडीसी के थ्रू आए थे तो एनएसडीसी के थ्रू मैसेज आया है कि हमेशा एम्बेसी के कांटेक्ट में रहिए आप लोग। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैंकर है और जब कोई दिक्कत होता है सर तो हम लोगों को सूचना मिल जाता है, हम लोग बैंकर में पहुँच जाते हैं। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में संत कबीर नगर मेरा जिला पड़ता है। अच्छा, गोरखपुर के पास में है। जी जी। तो परिवार से बात हो रही है? दिन में 3-4 बार बात हो जाती है? हाँ सर, बात हो जाती है, परिवार से बात होता रहता है, हमेशा बात होता है। इजराइल गए भारतीय उन सैकड़ों कुशल मजदूरों की टीम का हिस्सा हैं जो भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते के बाद वहां गए थे। दरअसल अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट खत्म कर दिए थे। इसकी वजह से इजराइल में कामगारों की काफी कमी हो गई थी। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत और इजराइल में समझौता हुआ था। वहीं अपनों के लिए परेशान बाराबंकी के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वहां रह रहे लोग वापस आ जाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हरियाणा में इजराइल के सहयोग से आधुनिक बीज केंद्र बनाया गया, जिसमें किसानों का मुनाफा बढ़ा है। यहाँ बेहतर किस्म की सब्जियों के बीज उपलब्ध हैं। किसानों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी के बीजों में काफी फायदा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में इजराइल के सहयोग से बेहतर किस्म की सब्जियों के बीज का केंद्र बनाया गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें वहां मिलने वाली अच्छी क्वालिटी के बीजों से काफी फायदा हो रहा है। आसपास के किसान भी यहां बीज खरीदने आते हैं। उनका कहना है कि उन बीजों से पैदावार बेहतर होती है। बहुत सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सालों से, और यहाँ से सब्जी वगैरह भी ले जाते हैं। और सब्जी के बीज होते हैं ना, जो बड़ी अच्छी वैरायटी के, हम लगाते भी हैं उसको। कई बार वो भी अपने आप करते हैं थोड़ा बहुत। किस तरह का फायदा है? फायदा बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। तो ये यहाँ तो हम कई सालों से ही ये काम कर रहे हैं। ये जो भारत और इजराइल के जो कंबाइंड करके जो सेंटर बनाया है, ये बहुत अच्छी गुणवत्ता का। हम यहाँ से फल वगैरह भी ले जाते हैं। इसका बहुत फायदा है। जो सब्जियां उगाते हैं, अच्छी तरीके से सब्जी होती है वो, बढ़िया। और कई वर्षों से मैं यहाँ से लेके जा रहे हैं हम,
सब्जियां, फल वगैरह। तो ये यहाँ से बीज ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, कैसे उगाते हैं अपने? बीज लेके जाते हैं, यहाँ से बीज लेके जाते हैं और उगाते हैं वहाँ। केंद्र से नियमित बीज खरीदने वाले किसानों के मुताबिक अच्छी क्वालिटी के बीजों से उन्हें बेहतर मुनाफा हो रहा है। पैदावार भी अच्छी है जी, बाकी जो वैरायटी होती है उसकी अच्छी होती है। हाँ, जो बीज वगैरह होते हैं वो मतलब जमींदार को अच्छे मिलते हैं वहाँ से। और उसका फायदा उपज में फायदा? हाँ, उपज में फायदा, पैदावार भी अच्छी होती है जी उसमें, और जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है उसकी। उसका फायदा यह जी, अच्छी क्वालिटी का बीज मिलता है, अच्छी क्वालिटी की प्योद मिलती है, उससे उपज अच्छी मिलती है और बाजार में भी बेचने लग जाए तो उसका अच्छा दाम मिलता है। आप कुछ लाए हैं? कुछ? हाँ, क्या लाए? मैं अपने घर वास्ते लिया था जी प्योद इसकी। अच्छा, करेले की थी, तोरी की थी, बैंगन के प्योद थी, वो अच्छी जी, बिल्कुल अच्छी पाई, में कोई कमी नहीं है। केंद्र में ककड़ी, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की सालों भर उगने वाली कई किस्में मिलती हैं। इनके बीज प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस में तैयार किए जाते हैं। किसानों को केंद्र से उम्दा क्वालिटी के बीजों के अलावा राज्य सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ भी मिलता है। आपका क्या काम है? यहाँ पर सीडलिंग का देखने का काम है जी हमारा। अच्छा, यहाँ पर अगल बगल के गांव से आते हैं? हाँ, यहाँ पर पूरे हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं जी। क्या उनका क्या किस तरह का ये रहता है, मांग क्या रहता है, किस तरह से मदद मिलती है? यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कीम है जी वो मिलते हैं, उनको सारे मिलते हैं जी, जैसे सब्सिडी वगैरह जो भी है जी। यहाँ पर सीडलिंग तैयार होती है जी, ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं किसान यहाँ से जी। ये सारा जो भी हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम दे रही है जो सारी फार्मर को यहाँ से मिलती है जी। केंद्र लगभग 24 एकड़ में फैला है। इसे करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इसका मकसद नई तकनीक से बेहतर क्वालिटी के बीज तैयार करना और किसानों को बेहतर खेती की जानकारी देना है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब चुनाव आयोग कभी भी केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में किसी भी वक्त चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा कर देगा। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के बाद प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की कमान संभाल ली है। सीएम धामी ने अगस्त मुनि में केदार घाटी के विकास से जुड़ी 25 घोषणाएं करते हुए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। सीएम धामी ने केदार घाटी के उत्पादों को केदार ब्रांड बनाकर मृत शक्ति की आजीविका सुधारने के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। इतना ही मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की 141 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी सौगात पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के लाखों गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए
स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। मैं उन सभी माताओं बहनों को और बेटियों को, उनके जज्बे को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं। और भाइयों बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब जब मैं लखपति दीदियों की बात करता हूं, जब जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं, तो पूरे प्रदेश के अंदर आज अनेक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। हमारी बहनें, मैं देख रहा हूं पूरे के पूरे 13 जनपदों में, मैं आपके जनपद रुद्रप्रयाग में भी यहीं अगस्त मुनि में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम में। इसी प्रकार मैं हर जनपद के कार्यक्रम में शामिल हुआ और हर जनपद के कार्यक्रम में मैंने देखा, हमारी माताओं बहनों के कौशल को देखा है। देखिए, जिस वक्त केदार घाटी आपदाग्रस्त था, उस वक्त ना आप अपने मंत्रियों को आपदा पीड़ितों के पास ले जा पाए, ना आप अपने किसी पदाधिकारी को ले जा पाए, और अब क्योंकि उपचुनाव आप सामने देख रहे हैं तो इस तरह से आप चुनावी पुलाव परोसने का काम कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग कभी अपने अंदर भीतर झांकते भी नहीं हैं। 5 साल तक जिस जनता को आप दूध में से मक्खी की तरह फेंक कर रखते हैं, ऐन चुनाव के समय पर आप एक के बाद एक योजनाएं वहां पर घोषणाएं कर देते हैं। आपकी योजनाओं का या घोषणाओं का हश्र हमने देखा, 468 घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं, केवल विकास पुस्तिकाओं को शोभायमान कर रही हैं। ऐसे में पहले गणेश जोशी वहां गए और वापस लौटकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपया इसको दिया है, 30,000 रुपया इसको दिया है, तो पैसे बांटने का काम वो करके आए। अब आप जो है योजनाओं की फुलझड़ी लगा रहे हैं, लेकिन केदार घाटी के लोग अपना अपमान नहीं भूलेंगे, अपनी परेशानियां दुश्वारियां नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपकी डबल इंजन की सरकार और आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। और जिस तरह का अपमान आपने केदारनाथ धाम का किया है, एक नहीं कई बार किया है, सोना चोरी मामला, QR कोड मामला, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम मामला, गर्भगृह के परंपराएं और मान्यताएं तोड़ने का मामला, दिल्ली के बौराड़ी में केदारशिला ले जाकर वहां शिलान्यास करने का मामला, इतनी आसानी से वहां की जनता भूलेगी नहीं। और जैसे पटखनी आपको बद्रीनाथ की जनता ने और मंगलौर की जनता ने दी, वही हश्र आपका केदारनाथ की जनता भी करेगी, क्योंकि वो समझती है कि फ़र्क क्या है चुनावी पुलावों में और असली सच्ची मंशा में। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया था, जिसके बाद अब कभी भी उपचुनाव की घोषणा की जा सकती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यह बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया, जिसके तहत 3,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने 1 महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं, जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं कांग्रेस भाजपा के इस अभियान पर कटाक्ष करने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे। और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूज का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से, तो फसल कटने का भी टाइम था, फसल लोग अपनी इकट्ठी कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे फसल इकट्ठी करने का काम पूर्ण हो रहा है तो फिर सदस्यता अभियान में भी गति आ रही है और हम वहाँ 30,000 से अधिक सदस्य बनाएंगे। प्राथमिक चल रही है, हम तो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी सक्रिय है और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये चुनाव की घोषणा करें, कब हम लोगों को वहाँ पर भेजें। हम इनकी तरह जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमारे धरातल पर काम हो रहा है। ये तो दिखाने के लिए, मीडिया के लिए, शोबाजी करने के लिए इस तरह। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज केदारनाथ में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को 5 मंत्री की ड्यूटी लगा रहे हैं, वो बद्रीनाथ में क्यों नहीं लगाई? आप श्रीनगर में क्यों नहीं लगा रहे हो ड्यूटी? आप देखो थराली में इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, वहाँ लगा लो ना ड्यूटी। आपने घनसाली में क्यों नहीं लगाई, धारचूला क्यों नहीं लगाई ड्यूटी?
क्योंकि वहाँ चुनाव है, आपको अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करनी है, इसलिए आप मंत्रियों को वहाँ ड्यूटी में लगा रहे हैं। कि जब चुनाव की बातें करी जाती है तब ये कहते हैं कि चुनाव कैसे हो जाएंगे, अभी तक जब नहीं की जाती है तब ये कहते हैं चुनाव कैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपना पहले मानसिक विकास करें, ये मानसिक स्तर अपना बढ़ाएं। दिसंबर तक चुनाव कराने की बातें कही जा चुकी है और दिसंबर तक चुनाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ये सोचे कि अपने कार्यकर्ता कैसे बढ़ाएंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे इनके यहाँ, क्योंकि अब सिर्फ नेता बचे तो ज्यादा दिक्कत इनको है। तो अपनी दिक्कतों को जरा सा एक बार उबारने का प्रयास करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं निश्चित तौर पर जनता के हित में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी निगाहें केदारनाथ उपचुनाव पर टिक गई हैं। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेंगे। यही वजह है कि भाजपा ने एक ओर जहां अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी केदारनाथ में लगाई है, तो वहीं सीएम धामी भी उपचुनाव से पहले करोड़ों की सौगात केदारनाथ की जनता को दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन घोषणाओं से भाजपा ये उपचुनाव जीत जाएगी? क्या मंगलौर और बद्रीनाथ में मिली जीत के सिलसिले को कांग्रेस केदारनाथ में भी दोहराने में कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे में मिलिट्री इंटेलिजेंस शहीदों के सम्मान में बना देश का पहला पार्क है, जो शहीदों के सम्मान में बना है और इस सप्ताह इस अनोखे पार्क का उद्घाटन होने वाला है। शहीद मिलिट्री इंटेलिजेंस कर्मचारियों को समर्पित इस पार्क का नाम सतर्क हिरोज रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे में इस सप्ताह के अंत में अनोखे पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। ये पार्क शहीद मिलिट्री इंटेलिजेंस कर्मचारियों के सम्मान में बन रहा है। ये पार्क देश में अपनी तरह का पहला है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदर्श वाक्य सदा सतर्क की तर्ज पर पार्क का नाम सतर्क हीरोज रखा गया है। इसमें 40 कर्मचारियों की मूर्तियां लगी हैं जो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे। This park will be basically for children all around coming up in the evening, so they'll get inspired, and this the stories of the heroes which till now is in the books or papers will somehow go out and that to the public and to the people, and it will inspire the children, and that inspiration will radiate more, and people will actually know what all these people have done. Generations to come would be inspired by the stories of these soldiers, and our younger generation would take lead from the same and would do something great and beautiful in the times to come to add to the glorious chapter of the country and the corps and the army. पार्क को मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल और डिपो के सहयोग से रोडवेज सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड तैयार कर रहा है। बेसिकली ये पार्क बनने के बाद हम लोग को एक चीज़ बहुत खुशी हुई कि हम आने वाले अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, या अभी जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में। तो हमने ऐसा एक कंसेप्ट बनाया है, एक SOP बनाया है आर्मी के साथ कि ये मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग 7 o'clock तक आम पब्लिक के लिए हमेशा खुला रहेगा। अगर कोई स्कूल के बच्चे स्कूल अप्रोच करता है, अपने बच्चों को लाके हमारे देश के शहीदों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो उनके लिए हमेशा यहाँ ऑलवेज वेलकम है। अधिकारियों के मुताबिक रोडवेज सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड पार्क का रखरखाव करेगा और उन कर्मचारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।